तो 28-29 मार्च तक तो इमरान खान साहब हैं। उसके बाद क्या होगा? नंबर्स पूरे नहीं, अगर नंबर्स पूरे हों तो फिर ऑपोजिशन देर ना करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। हमने अपने प्रोग्राम का नाम तब्दीली रखा जब इमरान खान साहब की तब्दीली के नाम पर हुकूमत 2018 में वजूद में आई, तो हम ये तब्दीली के समा को बांधना चाहते थे कि तब्दीली किस हद तक कामयाब होगी। लेकिन हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि इमरान खान साहब ख़ुद इतना जल्दी तब्दील होने की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। अलविदा अलविदा कह रहे थे शाह महमूद कुरैशी साहब जरदारी साहब को। जरदारी साहब ने कहा अलविदा होना है, अलविदा तो इमरान खान साहब को करने चले हैं। वो कितनी जल्दी होंगे या जो 1.5 साल का अरसा है अपना वो मुकम्मल करेंगे, और तकरीबन जितना जल्दी भी हो सके तो 29 मार्च तक कम से कम इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हैं। जो पार्लिमानी प्रोसेस है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कामयाबी का, उसके मुकम्मल होते होते भी जितना जल्दी हो सके तो 28-29 मार्च तक तो इमरान खान साहब हैं। उसके बाद क्या होगा, इस सिनेरियो पे बात करते हैं। मेरे साथ जो 4 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, जनरल रिटायर्ड अमजद शेब साहब, सियासी और दिफाई तज्ज़िया-निगार। जनरल साहब आपका बहुत शुक्रिया। एजाज़ुल हक साहब पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान हैं और अपनी पार्टी के सरबराह भी हैं। नादिया मिर्ज़ा साहिबा सीनियर एंकर पर्सन हैं, आपका बहुत शुक्रिया। साबिर शाह साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और बहुत ज़बरदस्त तहकीकाती एडिटोरियल्स लिखते हैं और फैक्ट्स के साथ और हिस्टोरिकल ग्राउंड्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ों को अवाम के सामने रखते हैं। शाह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को जब भी रिक्विजिशन आती है और उसके बाद फिर 14 दिन होंगे स्पीकर के पास इजलास बुलाने के लिए और फिर 7 दिन की कार्रवाई होगी, तो 29 तक तो फिर खान साहब हैं। उसके बाद तो कोई पता नहीं है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब भी इस तरह की मूव होती है और आप हेक्टिक एक्टिविटी देखते हैं तो आवाम के लिए एक अनसर्टेनिटी और हुकूमत के लिए प्रेशर, ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं। अब आप देखते हैं कि हुकूमत भी, खान साहब भी भाग दौड़ कर रहे हैं, लाजमन प्रेशर है तो तब कर रहे हैं। दूसरी तरफ अनसर्टेनिटी इस वजह से कि कोई चीज़ वाज़ेह नहीं है। गो के अपोजिशन ये कहती है कि हम बिल्कुल ला रहे हैं नो कॉन्फिडेंस, लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा है कि नंबर्स पूरे नहीं, अगर नंबर्स पूरे हों तो फिर अपोजिशन देर ना करे, क्योंकि देर करने में फिर मोरे आपके बिखरने के चांसेस होते हैं। जो लोग आज अपनी पार्टी छोड़ के आपकी तरफ आ रहे हैं, अगर पार्टी उनको कुछ ज़्यादा बड़ी ऑफ़र कर दे तो वो वापस भी जा सकते हैं। खुल के कहना, बड़ी बोली लगा दे, बड़ी बोलियाँ लगेंगे। तो नेचुरली असल मसला वहाँ पे है। जो बड़ा अशोर्ड किस्म का इनके लिए रास्ता हो सकता था वो ये था कि MQM और क्यू लीग वगैरह एंड ब्लॉक वो इनके साथ हो जाते, क्योंकि इंडिविजुअल से सौदेबाजी करना एक लंबा लेबोरियस काम है और हर एक की डिमांड्स अपनी हो सकती हैं। ये जो प्रोसेस है इसमें इनको कामयाबी नहीं होगी और हुई भी नहीं और नहीं होगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तो जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है वो जानते हैं कि आज हुकूमत ही इस पोजीशन में है कि उनको मजीद को चाहिए तो वो दे दे। सही। ऑपोजिशन जो बातें करेगी वो हवा में है, वो तो कल की बात है। तो पहली बात तो ये। दूसरा ये है कि उनकी बारगेनिंग पावर अपनी मौजूद है, MQM की भी और क्यू लीग की। कल अगर मिसाल के तौर पे PTI हुकूमत में नहीं आती या कोई भी पार्टी, तो उनको भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आज इनमें से कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन जीत ले और उसको पूरा यकीन हो कि मैं मरकज़ में हुकूमत बना रहा हूँ। सो मेरा अपना अंदाज़ा है कि जो भी आएगा उसको फिर कोलिशन गवर्नमेंट बनानी होगी और उसको ज़रूरत पड़ेगी क्यू लीग की और MQM या और छोटी पार्टियों की। तो ये उस वक्त ज़्यादा अच्छी तरह सौदेबाजी अपने नए इसका भी मज़ा ले लिया जो आज है, और आगे भी सौदेबाजी हो सकेगी। सो इस वजह से ये पार्टियाँ, ये लोग सेफ गेम खेल रहे हैं। अच्छा, जो इत्तेहादी हैं और जो पार्टी के अंदर लोग जिनको कहते हैं कि ये 22 हमारे साथ राब्ते में हैं, वो राब्ते में ज़रूर हैं, लेकिन उनको अपनी अपनी डिमांड्स हैं। 22 लोगों की 22 डिमांड्स हो सकती हैं, क्योंकि वो ग्रुप नहीं है।
तो इस वजह से उनको हैंडल करना वो भी बड़ा मुश्किल है। तो दूसरी तरफ 20 करोड़ 25 करोड़ की बात हो रही है, वो यही ये अच्छा। मांग रहे लोग। अब दूसरी तरफ ये है कि हुकूमत को भी पता है कि उखड़े हुए लोग कौन हैं, सही है, लिहाजा वो भी नज़र रख के बैठे हुए हैं। सो वो भी वक्तन फ़क्तन उनको कांटेक्ट में रखा हुआ है, तो इनडिसाइसिवनेस भी आ जाती है। तो ये वो सिनारियो है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि एक गैर यकीनी सी सूरत हाल है। ना ही हुकूमत बहुत मजबूत फुटिंग पे है और ना ही ऑपोजिशन मजबूत फुटिंग पे है। शाह साहब, दो लोग थे जिनको ऑपोजिशन इस्तेमाल कर सकती थी इमरान खान साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में। एक इमरान खान साहब के इत्तेहादी जिन्होंने वाज़े तौर पे, यानी PMLQ की हद तक तो वाज़े तौर पे तकरीबन हो चुका है कैंडिडली कि भाई हम अभी तक खान साहब के साथ हैं। दूसरे इमरान खान साहब के अपने लोग हैं। अब उनके अपने लोग अगर 20-25 तोड़े जाएं तो आपको लगता है कि इस मुल्क की सियासत इतनी कोई नेक सियासत है कि ये 20-25 लोग नफली इबादत समझ के फिर ये इमरान खान को छोड़ के और नून लीग, मौलाना साहब और पीपल्स पार्टी के साथ चले जाएंगे? अच्छा मीर अब्बास साहब, गुजारिश ये है कि जहाँ तक GDA का ताल्लुक है, ये तो हमारी इतला के मुताबिक एज वी स्पीक जी वो तो इमरान खान के साथ सही। जहाँ तक मुस्लिम लीग काफ का ताल्लुक है, देखिए चीज़ें साबित हो गई कि चौधरी परवेज़ इलाही को ना इमरान खान वज़ीर आला देखना चाहते हैं, ना नवाज शरीफ देखना चाहते हैं। आप पता नहीं चौधरी ने आगे क्या डिमांड कर दी है, खाली वजारत आला मांगी है कि या मोनस इलाही के लिए कोई डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टरशिप मांगी है। एक बात ये हो गई। अच्छा, अब जितनी इयादतें चौधरी शुजात की हुई 7 साल में नहीं हुई, बीमार तो वो 7-8 साल से सही बात है। अब तो व्लादिमीर पुतिन ही रह गए आने वाले और इयादत करने वाले। सही बात। अच्छा, दूसरी गुजारिश ये है कि 20-25 करोड़ की आप बात कर रहे हैं, जो टाइम गुजर रहा है ये मामला कोई सेनेट के टिकट के बराबर चला गया है, 30 से 50 करोड़ तक। अच्छा, फी आदमी। सो मंडी लगी हुई है, 4 से 5 अरब रुपया का बिजनेस हो सकता है। नहीं इतना अच्छा, तो सर इतना तो तब होगा ना अगर 10 लोग तोड़े जाएं, फिर ये होगा। अगर 10 से ज्यादा तोड़ेंगे तो फिर तो ऊपर और गेम चली जाएगी। नहीं, 10 से ज्यादा नहीं है ये तादाद, 10 से कम ही है जो दोनों साइडों को चाहिए। ना मियां नवाज शरीफ दिल से ये चाहते हैं कि काफिले की जरूरत पड़े, ना इमरान खान चाहते हैं, लेकिन दोनों टाइम गेन कर रहे हैं, दोनों की मजबूरी है, इयादत करनी है। तो फिर इतना हातम तय कौन होगा शाह साहब, इतना हातम तय कौन होगा जो ये 5-7 अरब रुपए की चैरिटी कर देगा इनके लिए? देखें जी, इस मुल्क में लोग हैं, बांट के भी हो सकती है, 2-3 लोग भी हो सकते हैं। मुमकिन है वो कोई एक आध साहब ऐसे हों जो हर सियासी जमात को चंदा देते हो, इसीलिए PTI भी नाम नहीं लेना चाह रही अभी तक। सही, ठीक है, आप समझ रहे हैं। सही तो ये तो इतनी बड़ी रकम नहीं है। यहाँ ये जो माफियाज और कार्टल्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ सेक्टर्स में, ये पैसे खर्च लेते हैं। कमा भी अब आज लाहौर पहुंच जाएंगे बिलावल। अब देखना ये है कि मुस्लिम लीग नून इनके साथ, ये उनका गढ़ है, क्या लॉन्ग मार्च में शिरकत करते हैं कि नहीं, इसकी भी कोशिशें हो रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान आज या कल GT रोड पे बिलावल को ज्वाइन करेंगे या इस्लामाबाद में ज्वाइन करेंगे, इसकी भी कोशिशें हो रही हैं। अच्छा, उस पे जरा आगे चल के बात करते हैं कि GT रोड पे बिलावल जब आएंगे तो ये तो GT रोड सारा सेंट्रल पंजाब तो PMLN का गढ़ है, तो क्या मौलाना की तरह जो मौलाना के साथ सलूक किया था वही बिलावल के साथ सलूक होगा या मुख्तलिफ होगा? एजाजुल हक साहब, आपके सर मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, तो खान साहब घबराए हुए हैं या नहीं है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, मुझे तो घबराए हुए तो नहीं लगे, लेकिन ऑब्वियसली कंसर्न तो होते हैं और प्रेशर भी होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये गेम ही ऐसी है कि इसमें प्रेशर्स होते हैं। लेकिन जो बात मुझे समझ नहीं आ रही कि सब ये जा रहे हैं इस्लामाबाद में डेरे लगाने के लिए या वहाँ अपना घर बनाने के लिए। बिलावल साहब के लिए, जरदारी साहब के लिए सबसे सिंपल ये था कि कहते यार हम इनिशिएटिव ले रहे हैं, हमारी गवर्नेंस माशाल्लाह इतनी अच्छी भी नहीं है, लेकिन हम पहले सबसे सिंध असेंबली को तोड़ते हैं और फिर हम मार्च करते हैं इस्लामाबाद की तरफ। यानी कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा हप हप, ये मतलब कहाँ की सियासत है, मुझे ये समझ नहीं आती। कि आप कह रहे थी कि 4 दिन दे रहे हैं, 5 दिन दे रहे हैं, आप इस्तीफा दे दें वरना हम आ रहे हैं इस्लामाबाद, आकर हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दे देंगे। क्या ये जमातें इस काबिल है कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकें? पैसे देने के लिए तो उनके पास बहुत लोग हैं। यहाँ तो ऐसे लोग हैं इनके पास जिन्होंने चंद घंटों में 5-5, 10-10 अरब रुपए बना लिए। और ये मतलब मैं आपको साबित भी कर सकता हूँ। अच्छा, तो वो उनके लिए ये पैसे देना कोई मसला नहीं है।
बात यह है कि हम मुल्क को कहाँ लेकर जा रहे हैं। ये मैं आज पहली दफा नहीं देख रहा ये सारा तमाशा। ये हम इस खेल में खुद खेलते भी रहे और खिलाते भी रहे। 90 से लेके आज यानी कि 33-34 साल तो प्रैक्टिकल सियासत में देख लिया और हर दफा देख लिया कि हुकूमतें कैसे गिरती हैं और कैसे जाती हैं। हमारे अंदर ना तो सब्र है, ना हमारे अंदर कोई ऐसा जज्बा है कि जिसमें हम कहें कि मुल्क के क्या हालात जा रहे हैं। एक मुझे स्पीच बता दें बिलावल भुट्टो जरदारी की या शहबाज शरीफ की या मरीम नवाज की, जो कि ये कहकर आगे बढ़े कि यार पाकिस्तान की मईशत के ये प्रॉब्लम है, इनका ये सोल्यूशन है। वो मंजन तो बिकता ही नहीं है ना इस मुल्क में। यही तो अलमिया है ना। आपने उसको गाली देनी है, चोर कहना है, सिलेक्टेड कहना है, इन्होंने उनको कहना है, यही मंजन बिकता है। तो यही मंजन बिकता है। तो फिर ये अगर ये मंजन बिकता है तो आप देख लें कि रिप्लेसमेंट किसको लेकर आ रहे हैं। ये आपने अगर चूचू का मुरब्बा बनाना है, इन सबको वहां बिठा करके वजीर आजम कौन होगा, वजीर आला कौन होगा, सदर कौन होगा और आगे मुल्क को कैसे चलाना है और इलेक्शंस कैसे करवाने हैं, आपका क्या ख्याल है? मैं तो मतलब अब कहना नहीं चाह रहा, लेकिन मुझे बड़ा अजीब और गरीब समा लग रहा है। मुझे वो माजी में याद आ रही हैं बहुत सी चीज़ें जिनके हम खुद हिस्सा थे और जब हमने लॉन्ग मार्चें की और कहाँ से खबरें आई और किसने बताया और क्यों हुआ ये। तो बात यह है कि मैं मिला था खान साहब को, कुछ हमारे मतलब भावनगर के मामला थे, कुछ वहाँ पर बाई इलेक्शन होने थे, तो काफी बातचीत हुई है, अच्छी बातचीत हुई है। मुझे कोई ऐसा नहीं लगा नहीं सर को बताया ना, कोई दुख सुख बताया ना आपको, खान साहब ने आपसे कोई दुख सुख किया होगा, यार ये देखें एजाजुल्लाह क्या कर रहे हैं मेरे साथ, ये कोई ऐसी बात तो की होगी ना? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं हुई, बल्कि मैंने कुछ जो मैं समझा सकता था मैंने जरूर उन्हें बताया और कुछ अच्छी बातें ही बताई होंगी जो मुल्क के बेहतरी के लिए, मुल्क के मफाद के लिए। देखें, दो चीजें हैं इसमें। एक बात यह है कि जिस थाली में आप खाते हैं उसमें सुराग करें, मैं समझता हूँ इससे बुरी बात कोई नहीं होगी। और ये हो रहा है, आपको नजर भी आ रहा है। यानी कि फिर जाकर वापस जाकर ये कहना पड़ता है नहीं जी हम तो आपके साथ हैं, हम तो वैसे ही गए थे तमाशा लगाने के लिए। तो इन चीज़ों से अब मौलाना फजल रहमान साहब ठीक है चंद लोगों को ले आएंगे, चंद सैकड़ों लोगों को ले आएंगे, हज़ारों लोगों को ले आएंगे। ताहिरुल कादरी की तरह उनके पास भी एक स्ट्रेंथ है इस किस्म की, जो 25-30 हज़ार लोग जो है वो इकट्ठे कर सकते हैं। माशाल्लाह, अगर पीछे उनकी पीपल्स पार्टी का पैसा हो या कोई सरमायादार हो जो कि दे सके। मुस्लिम लीग नून तो मैं समझता हूँ कि ना इस लॉन्ग मार्च में शामिल होगी, और अगर शामिल भी होगी तो लोगों को नहीं निकाल सकेगी। नहीं एजाज साहब, इसमें दो देखे ना, दो लॉन्ग मार्चेस। एक तो बिलावल का लॉन्ग मार्च जो सोलो फ्लाइट है, सिर्फ पीपल्स पार्टी का है, और एक फिर 23 मार्च को पीडीएम का है। तो उसके अंदर तो पीएमएलएन मौलाना दोनों उसका हिस्सा होंगे। पीपल्स पार्टी, इसका मतलब है कि ये पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएंगे, उसके बाद फिर लॉन्ग मार्च। हाँ, ये अब एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। यही जरा नादिया मिर्जा साहिबा, एक लॉन्ग मार्च आपने कर लिया बिलावल का और उससे ऑपोजिशन का, यानी नैरेटिव तो ऑपोजिशन का ही है, भले लॉन्ग मार्च बिलावल का है, उससे आपने इमरान खान साहब के खिलाफ एक नैरेटिव बना लिया। अब अगर आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना है तो फिर ये सारी जमातें मिलकर अरबों रुपए की एक और एक्टिविटी, दर दर शहर शहर फिरने का फायदा क्या उस लॉन्ग मार्च का पीडीएम के? आप उसी फाइनल ऑप्शन पर आए जो आप लाना चाहते हैं। देखिए, बेसिकली हुआ ये है कि पहले चीज याद होगा कि 23 मार्च की लॉन्ग मार्च की डेट दे दी थी और उस पर उन्होंने कहा था कि पीपल्स पार्टी भी उनको सपोर्ट करे। या यहाँ पे क्रेडिट लेने की जंग भी तो होती है ना कि किस पार्टी ने कितना क्रेडिट लेना। पीपल्स पार्टी ने अपना क्रेडिट ज्यादा लेने के लिए, अपने ज्यादा डालने के लिए, अपनी कारकुनों को मोबिलाइज करने के लिए आप कहते थे, उन्होंने एक और नई डेट दे दी कि जी आप 23 मार्च की बात कर रहे हैं, हम आपको 27 फरवरी की डेट दे देते हैं, अपनी लॉन्ग मार्च की आप आके हमें सपोर्ट करें। अब यहाँ पर प्रैक्टिकली पीएमएलएन के लिए भी पॉसिबल नहीं था, जेयूआईएफ के लिए भी पॉसिबल नहीं था कि किसी ऐसी इनिशिएटिव में अपना आप वेट भी डाल दें जिसका क्रेडिट जो है बाद में पीपल्स पार्टी लेके आगे बढ़ जाएगी। अभी आप देखिए, इसी बात से इत्तेफाक राय नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी कह रही है कि जैसे हम एंटर होते हैं इस्लामाबाद में, उसके बाद हम अदम एतमाद के लिए रेटिफिकेशन देंगे। पीएमएलएन उससे पहले चाह रही है, जेयूआईएफ उसके दरमियान चाह रही है। तो सिंपल ये है कि बड़ा इन लोगों में अभी किसी बात पे इत्तेफाक राय नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है, एक दूसरे पे एतबार करने को तैयार नहीं है। पोस्ट सिनेरियो पे अभी कोई चीजें इनकी सेटलमेंट नहीं हुई है। और बिल्कुल सही आपके जो दीगर पार्टिसिपेंट कह रहे हैं कि अगर इनके पास
तो ये कोशिश करते हैं कि PML-2 या इत्तेहादी की जरूरत के बगैर ही इनको कर दे, बड़ा उससे पैसा लगा रहे हैं, लेकिन वो नंबर भी इनके पास अभी पूरे नहीं है। नंबर इनके पास होते हैं तो मैं पहले इतना टाइम लगाना ही नहीं था। और मेरा क्या ख्याल है, मेरा ख्याल है कि बड़ा एक ओपन सीक्रेट है कि अगर इनके पास नंबर पूरे होते और ये समझते कि हमारे इत्तेहादी के बगैर भी नंबर पूरे हैं तो वो ये बात कर देते। लेकिन यहाँ पर अदम एतमाद और ये तमाम चीजों के साथ साथ क्रेडिट देने की जंग है। और फिर उसके बाद जाहिर बात है, फिर आपके सामने सूरत क्या है कि अगर आप एक एक्सपेक्टेशन देते हैं, एक्सपेक्टेशन देती हैं, पीपल्स पार्टी इसको सड़कों पे है, पीपल्स पार्टी को सबसे ज्यादा अपना शेयर चाहिए। लेकिन नादिया देखिए, क्रेडिट अपना अपना लेना चाहेंगे, PMLN अपना क्रेडिट लेना चाहेगी, पीपल्स पार्टी अपना लेना चाहेगी, लेकिन जब आपके सामने आपका हरीफ इतना बड़ा है, आपका हदफ इतना बड़ा है, इमरान खान की भी अपनी फैन फॉलोइंग है, हर जगह पे मौजूद है, तो आप अगर अपने अंदर डिवाइड हो रहे हैं और आप कह रहे हैं नहीं ये तो मेरा क्रेडिट है, वो मेरा क्रेडिट है, तो फिर इमरान खान तो चाहेंगे कि डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है उसके तहत इनको डिवाइड रखें। बिल्कुल ठीक बात है। आप मुझे बताएं कि PDM से पीपल्स पार्टी क्यों निकली थी? प्लस जब पीपल्स पार्टी PDM में आई थी तो ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या दिया था कि मैं जरदारी साहब को पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं। और अभी भी आप ये देखें जो PML-2 के पीछे लगाया है, जैसे तभी आपके पार्टिसिपेंट कह रहे थे कि चौधरी शुजात साहब के बेचारे कब के बीमार हैं, अब जितनी उनकी आयादत चौधरी तो बस सेक्रेटरी रह गए। तो ये चाल चली है, ये पीपल्स पार्टी ने PMLN को क्यों के साथ नफी कर दिया कि आप जाएं उनसे मुज़ाकरात करें। इतनी बड़ी शर्त कि वो मैं ना मानूं वाली शर्त। अच्छा, ये जो आपने कहा ना कि पीपल्स पार्टी ने चाल चली है, जनरल साहब, ऑल ऑफ दिस सडन वन फाइन मॉर्निंग जरदारी साहब जो बिल्कुल डाइवोर्स हो चुकी थी PMLN और पीपल्स पार्टी की, जिसका नादिया ने जिक्र भी किया कि PDM से अलहदा हो गए थे, और बिलावल ने उनका सफ़ा फाड़ के और डस्टबिन में फेंक दिया शाहिद खान का, वन फाइन मॉर्निंग जरदारी साहब और बेटा दोनों उठते हैं और चले जाते हैं अपने सबसे बड़े हरीफ के पास। तो इसका मतलब है कोई तो कैलकुलेशन जरदारी साहब करके गए होंगे ना? वो बड़ी सिंपल है। देखिए बात ये है, इसमें 27 तारीख का इन्होंने दिया हुआ था टाइम, 27 फरवरी का लॉन्ग मार्च का। अगर ये इसी तरह आपस में इनका दूरियां रहती तो इनको पंजाब में फ्रिक्शन होने के चांसेस थे। अब ये पंजाब में बड़ा मुश्किल होगा कि PMLN इनको काउंटर करे यहाँ पे। सो ये इलेक्शन के लिए एक आपकी कैंपेनिंग का सिलसिला चल निकला कि आप कराची से चले इस्लामाबाद तक आपने मोबिलाइज कर लिया पब्लिक को विदाउट एनी रेजिस्टेंस PMLN की तरफ से। पंजाब में उनको ज़रूरत है, लेकिन एक्चुअली ये ट्रैप ये था कि जो 23 मार्च को होना है जो कुछ, उससे फोकस हट जाए और कल आप देखेंगे कि कोई ना कोई बहाना होगा। पीपल्स पार्टी उस 23 मार्च वाले किस्से में किसी तरह भी शरीक नहीं होगी। इन्होंने इनको लगा दिया है इस चीज़ में, ये नो कॉन्फिडेंस के चक्कर में। अब ये बजाय इनका फोकस होता 23 मार्च, इनका फोकस हो गया है ये नो कॉन्फिडेंस। अच्छा, और इस पर मारे फिर रहे हैं मौलाना भी, PMLN वाले भी और छोटी मोटी पार्टियाँ। ना नो कॉन्फिडेंस होगी और ना ही 23 मार्च की लॉन्ग मार्च हो सकेगी प्रॉपरली। तो इसमें जिसने गेन किया वो वाहिद पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी की क्या ज़रूरत है उसको कि आज वो अपना ख़राब करे सिलसिला जो उनको सिंध में मिला हुआ है। और बिलावल को एक स्टेज मिल गया जलसे तकरीरें, उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हाँ। उसको इलेक्शन से पहले बिलावल की प्रोजेक्शन इन्होंने कर दी, उसको एक तरह का पार्टी हेड बना दिया, सारे बुजुर्ग उसके पीछे खड़े हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने एक ट्रैप ले किया है और ये आंखें बंद करके सिर्फ इमरान के बुग्ज में कि उसको हटाना है, उस जोश में ये उस ट्रैप में फिर चले गए। वो ट्रैप यूज़ हुआ था सेनेट के चेयरमैन के वक्त पे भी, हर दफ़ा हुआ है। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर के इलेक्शन के वक्त भी ये पीपल्स पार्टी ने इनको ट्रैप किया जी। और इसी तरह इन्हीं के लोगों ने इन्होंने, और ये आज भी उन्हीं के हाथों, यानी ये चाल चलने में मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी इनसे बहुत आगे है। तो देखिए जरदारी साहब पार्लियामानी सियासत के उस्ताद तो हैं। हाँ, उन्होंने इनको लगा दिया, कोई शक नहीं है। इस काम पे लगा दिया और वो बैठे तमाशा देख रहे हैं कि ये एक ब्रेक कभी आ जाते हैं इनके पास वो लेने के लिए, वरना ब्रेक से वापस आते हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक अपील की है, क्या ये मुनासिब है इस तरह से दुनिया को कहना वज़ीर आज़म के बारे में? ब्रेक के बाद खुशामदीद। मौलाना साहब ने 2-3 रोज़ पहले एक अपील की थी वज़ीर आज़म के बारे में, दिखाएं।
जी शाह साहब, वैसे अभी तो कोई दौरा नहीं है मुतवक्के अगले चंद दिनों के अंदर इमरान खान साहब का बाहर बतौर वज़ीर-ए-आज़म, लेकिन बाहर से बहुत सारी शख्सियात 23 मार्च की तकरीब में पाकिस्तान आ सकती हैं, जिसमें मोहम्मद बिन सलमान का नाम भी है, तुर्क सदर का नाम भी है, OIC के सिलसिले में भी वज़ीर ख़ारजा अब कितने आते हैं नहीं आते, बट ये मुनासिब है इस तरह से कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म को बिल्कुल दुनिया जो है वो तस्लीम ना करे? देखिए, इंतहाई अफसोसनाक हरकत की है मौलाना ने। जितनी मर्जी आपके घर में लड़ाई हो, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में इनकी अपनी इज्जत भी क्या रह गई। अच्छा, दूसरी बात है कि आपको पता है कि अभी तक चूँकि नंबर पूरे नहीं हुए, इसलिए टेबल नहीं हुई ये रिक्विजिशन कि असेंबली का इजलास कॉल किया जाए। अगर मंगल बुध तक हो जाए तो समझिए कि कुछ लोगों ने ये एश्योरेंस ज़रूर करा दी होगी कि या टिकट दें या आगे वजारत का वादा करें या पैसे दें, जो भी है हम आपके साथ। दूसरी बात यह है कि वाकई GT रोड पे नवाज शरीफ ना हुए तो पीपल्स पार्टी का जो जुलूस है उसमें ज़्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। GT रोड इज़ नवाज शरीफ फोटे, लाहौर इज़ नवाज शरीफ फोटे, इस्लामाबाद में मौलाना उसमें जोश ऐड कर सकते हैं अपने लोग ला के मदरसे वगैरह के। इम्पॉर्टेंट ये बात समझने की कि इनको किसने आगे लगाया हुआ, पीपल्स पार्टी ने आगे लगाया हुआ या किसी और ने इन सबको आगे लगाया हुआ है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि इमरान खान के ताल्लुकात सिर्फ अपोजिशन से ख़राब हों, कई और अहम जगह पे भी इमरान खान के ताल्लुकात ठीक नहीं है। और फिर ये भी समझने की हमें ज़रूरत है कि देखिए अमीर अब्बास, सिचुएशन ऐसी है कि अगर ये फ़र्ज़ कीजिए अगर इमरान खान को यकीन हो जाए, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी कुछ उनके पास होंगी, अपनी इंटेलिजेंस भी होगी, यकीन हो जाए कि ये कामयाब हो सकती है तरीके अदम एतमाद, तो क्या वो असेंबली नहीं तोड़ सकते? ये एक सवाल। और दूसरा, समझ नहीं आई कि अगर नवाज शरीफ, मौलाना और पीपल्स पार्टी या इनके कोहवारी असेंबलियों से इस्तीफे दे देते तो इतना तो खर्चा भी ना होता इनका ज़ाती, और ये इलेक्शन करवाने ही पड़ जाते, जनरल इलेक्शन। ये ज़हन में रखिए आप। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर ने असेंबलियां तोड़नी है, जैसे बिलावल का शुरू में मैंने सुनवाया, उन्होंने कहा कि 4 दिन की मोहलत है, असेंबलियां तोड़ दें, आप इस्तीफा दे दें। अगर इमरान खान साहब ने असेंबलियां तोड़नी हो तो वो तो ये ऑप्शन ऑप्ट कर लेना चाहिए था उनको अब तक पर। नहीं, जब तक इमरान खान को ये नहीं पता लगेगा कि नंबर पूरे हो गए हैं मेरे खिलाफ, वो क्यों तोड़ेंगे यार असेंबलीज? अभी तक तो इमरान खान बिल्कुल ठीक बैठे हैं। अगर इनके पास नंबर पूरे हो गए तो अभी तक इन्होंने रिक्विजिशन जमा क्यों नहीं करवाई? ये लॉन्ग मार्च का चक्कर क्या है बीच में? मेरे ख्याल है बिलावल ज्यादा जल्दी में है नवाज शरीफ से, और नवाज शरीफ जो कि ना पीपल्स पार्टी पे ट्रस्ट करते हैं ना क्यू लीग पे ट्रस्ट करते हैं, एंड वाइसा वर्सा, आर्मी के साथ उनके ताल्लुका ठीक नहीं है, जुडिशरी में वो कहते हैं हमारे खिलाफ फैसले आ रहे हैं, और इमरान खान तो है ही दुश्मन। सो नवाज शरीफ साहब बजाय इससे कि ये रास्ता लेते हैं कि वो जनाब कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ पाकिस्तान, मुझे गिरफ्तार करो, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हफ्ते 1.5 हफ्ते में बेल भी होती और उनको सपोर्ट भी मिलती, वो भी रास्ता नहीं आजमा रहे, उसके लिए भी ऑप्ट नहीं कर रहे, असेंबली से इस्तीफे भी नहीं दे रहे। सो कहीं गड़बड़ ज़रूर है। और आखिरी बात अमीर अब्बास बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो धमकियाँ एक दूसरे को दे रहे हैं अपने पार्टी के लोगों को डिफेक्शन की, कि आप डिफेक्ट करेंगे तो हम आपको डिस्क्वालीफाई करेंगे। जहन में रखिए, लॉ ये कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, आई वॉन्ट यू टू एजुकेट पीपल ऑन दिस, कि मैं वोट डाल दूंगा आपके खिलाफ, आप मेरे पार्टी लीडर हैं, वोट काउंट होगा और काउंट होने के बाद आप मुझे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। इजाजुल हक साहब, ये जो साबिर शाह साहब ने फरमाया कि अगर इमरान खान साहब के लोग इमरान खान साहब के खिलाफ वोट दे देते हैं तो वो इमरान खान को तो फारिग कर देंगे, वो खुद में फारिग हो जाएंगे। देखिए, खुद तो फारिग होते होते यहाँ पर अगर आप इलेक्शन पिटीशन कर दें और आपको पता हो कि लीगली 100% आप राइट पे हैं, तो 5 साल लग जाते हैं इलेक्शन कमीशन से और कोर्टों के अंदर धक्के खा के। ये तो हम देख चुके हैं, पहले दिन असेंबली के महीने 2 महीने बाद किसी के खिलाफ केस हो गया और अगले इलेक्शन आ गया तो वो खत्म ही नहीं हुआ। जब उनके खिलाफ कोई इलेक्शन कमीशन में जाएगा तो फिर देखेंगे कि क्या होता है। देखिए, ये सारा एक ब्लफ गेम है, और नंबर्स के बावजूद भी मुझे लग रहा है कि ये प्रेशर डालने के लिए और अफरा तफरी फैलाने के लिए ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आएंगे। रिक्विजिशन के लिए तो इनके पास नंबर हैं, ये इनको पता नहीं है कि इनके पास वोट पूरे हैं कि नहीं है, और ये आखिरी दिन तक नहीं पता लगेगा कि इनके पास वोट पूरे हैं कि नहीं, क्योंकि इन्होंने तो पूरे करने नहीं है। मतलब जरदारी साहब को और बिलावल को तो मौका मिल गया कि जी वो अब पंजाब में जहाँ पीपल्स पार्टी बिल्कुल रुखसत हो चुकी थी, अब उनको ये मौका मिल गया कि वो जलसे जुलूस कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म मिल गया है। प्रीमियर खान ने भी किया, मुल्तान में भी किया, उनके साथी थे वहाँ पर
और यहाँ पर GT रोड पे भी थोड़ा बहुत उनको ये गुजरात से आगे लाला मूसा वगैरह उनको थोड़ी पसीराई मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ भी उनके अच्छे लोग बैठे हैं जो पोलिटिकली उनके एमएनए भी है ना, राजा परवेज अशरफ साहब। इसी मैं वही कह रहा हूँ ना, वहाँ पे वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। राजा परवेज अशरफ भी लोगों को लाएंगे, कायरा साहब भी हैं, मतलब 2-4 लोग इनके ऐसे हैं जो लोगों को ला सकते हैं। लेकिन आपको ये मालूम नहीं है अभी तक कि ये कितना फाइनेंशियली कितना पैसा इन्वॉल्व है इसके अंदर, ये लोगों को लाना ले जाना, लोगों को बसें देना। एजाजुल हक साहब, देखिए हमारे मुल्क में एक कल्चर है कि अगर आपने पॉलिटिकल लीडर बनना है, किसी पार्टी का लीडर बनना, मेन स्ट्रीम लीडर बनना है, तो आपके अंदर कोई स्किल, कोई एबिलिटी, कोई विजन हो ना हो, बस आपने जलसे किए हो, आपने चंगाड़ा हो, धाड़ा हो, कोई लॉन्ग मार्च किया हो, कोई धरना दिया हो, तो वो आपके प्रोफाइल को बहुत बड़ा बना देता है। तो ये जो हमारे यहाँ राइज सिक्का राइजुल वक्त है, उसके तहत तो बिलावल बहुत बड़े लीडर बन गए ना फिर अब इस जलसे के बाद। देखें, ये तो खाम ख्याली है मेरे ख्याल में कि बहुत बड़े लीडर बन गए। कितने बड़े बड़े जलसे हो गए हैं। कोई माजी के अंदर अगर आप देख लें कि जब ऑपोजिशन की लॉन्ग मार्चेस हुई हैं तो कितने बड़े बड़े जलसे हुए। इसमें कोई उसका ये एक तिहाई हिस्सा भी नहीं है, मैं समझता हूँ उससे भी कम नहीं है। देखिए आप ये कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है सर, और क्या आप क्या कह रहे हैं। अभी मौलाना फजल रहमान साहब की बात सुनी, क्या ये ज़ेब देता है किसी मंजे हुए सियासतदान को जिन्होंने अरसा दराज गुजार दिया पाकिस्तान की सियासत में, कि वो मुल्क के वजीर आज़म के खिलाफ, ठीक है आपका दुश्मन हो सकता है वहां बैठा हो, सियासी दुश्मन हो सकता है, लेकिन आप बाहर की दुनिया को कहें कि आप इसकी वजीराई ना करें, आप इसको जनाब प्रोटोकॉल ना दें, आप इसके साथ बातचीत बंद कर दें, और आप मतलब ये कहाँ की मंतक है, मुझे समझ नहीं आ रही। और कौन इनको ये चीजें समझा रहा है कि आप अपने ही मुल्क के खिलाफ आप जो है वो ऐसे इकदाम करें कि जहां जग में हमारी पहले भी कोई ऐसी हमारी कामयाब फॉरेन पॉलिसी नहीं है, पहले भी नेक नामी नहीं है, अगर रही सही है भी तो आप रही सही जो है वो निकाल। अच्छा नादिया साहब आप क्या करेंगे? राइट, नादिया साहब, अब जो इमरान खान साहब के लोगों को तोड़ा जा रहा होगा उसमें से चंद नाम तो ऐसे हो सकते हैं जिनका इमरान खान साहब को खुद भी इल्म होगा कि ये मुझसे नाराज़ हैं। मिसाल के तौर पे नूर आलम खान, सबको पता है कि वो इमरान खान से नाराज़ हैं, वो हुकूमत के ख़िलाफ़ खुल के बोलते रहे हैं, सरेआम भी और पस पर्दा भी। अब ऐसे कौन से लोग हो सकते हैं, या कैसे इमरान खान साहब ये जानेंगे कि मेरे साथ जो इतनी बड़ी तादाद मेरी पार्टी की है, उनमें से किस किस को टारगेट कर सकती है PMLN और पीपल्स पार्टी? देखिए, ये चीज है उनके लिए जानना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि IB उनको पूरी रिपोर्ट देती है, और आपको पता है जाहिर सी बात है जो तमाम मतलब कितना तो बात आपको पता ही होगा कि कौन कौन से लोग जो है ये होंगे कि किसी टारगेट किया जा रहा है या किसी को एक्सेस किया जा रहा है, किसी को अप्रोच किया जा रहा है। दूसरी एक बात IB में रिपोर्ट देगी, टेलीफोन कॉल की उनकी मूवमेंट पे भी नजर रखी हुई होगी, ये एक शॉर्ट लिस्ट में होगी। लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि सवाल यहाँ पे ये है कि जब हम फ्लोर क्रॉसिंग की बात करते हैं, ठीक है वो लोग जो बिग गए या जिसको खरीद लिया और उन्होंने इमरान खान साहब से अगेंस्ट वोट भी दे दिया, लेकिन वो वोट देने के बाद वो डिस्क्वालिफिकेशन के जुमले में आ जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या वो अगले वज़ीर आज़म के लिए चुनाव के लिए वोट दे सकेंगे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अगर अचानक इसी वक्त वज़ीर आज़म अपने पद से फायद नहीं रहते तो फिर सदन मुमलिका जो सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है उनको कहते हैं कि आप नाम दें, वो नहीं देते तो दूसरी को नहीं देते तीसरी, लेकिन वो जिनके इत्तेहादी अभी तक इनके साथ नहीं है। अगर ये सारा का सारा जोर इसमें लगा रहे हैं कि हमने CPI की लोग बोलनी है, CPI के MLA छोड़नी है, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए में आने के बाद क्योंकि उन्होंने फोर्स क्रॉसिंग की, वज़ीर आज़म को वोट नहीं दिया, तो वो अगले वज़ीर आज़म के लिए वोट नहीं दे सकेंगे। यहाँ पर भी गेम फंसने का के चांसेस है। इसी ही वजह है कि वो उनसे सिर्फ अगर उनके पास MLA हैं भी जिनकी तादाद फिलहाल पूरी नहीं भी है, उनसे आसरा तकिया करने की बजाय वो अभी भी इत्तेहादियों की दो नॉक कर रहे हैं कि अगर इत्तेहादी उनके साथ खड़े हो जाते हैं तो फिर उनकी कोई ना कोई गेम बन सकती है। अदरवाइज जो है वो फिलहाल कम अज कम अंडर इम्पॉसिबल। राइट, एक ब्रेक लेते हैं। जनरल साहब के सामने मैं ब्रेक के बाद रखूंगा। शाह साहब ने एक एतराफ़ किया, और वो आप समझ लें कि एतराफ़ गुनाह कह लें या अपनी गलती का एतराफ़ कह लें या नाकामी का एतराफ़ कह लें, और ये वो चीज़ है जो इमरान खान साहब की नीश वैल्यू थी। ब्रेक के बाद
ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में शाह महमूद कुरैशी साहब ने करप्शन के हवाले से और एहतसाब के हवाले से क्या कहा है अपने सिंध हुकूक मार्च के दौरान। जनरल साहब, ये इतनी बेबसी और इतनी मजलूमियत अपनी बना के आप क्यों पेश कर रहे हैं? 3.5 साल से आपको लाई इसलिए गया था, वोट इस मैंडेट ही ये था कि आप एहतसाब करेंगे, फिर आप बैठे क्यों हुए? देखें अमीर बात, असल चीज़ ये है कि रिजल्ट है सिफर जी। जितने भी मेगा करप्शन के केसेस थे वो एक तो हल नहीं हुए, उसका कोई किसी का मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचे, लेकिन बाज़ की जैसे ज़मानतें होती हैं जी। खुर्शीद शाह साहब 2 साल लटके रहे, फिर अब उनकी ज़मानत हुई और कोर्ट ने कहा, अदालत ने कहा कि ये किस बात पे आपने इनको बंद किया हुआ था, इनमें तो केस ही कोई नहीं। इसका मतलब ये है कोई तो कहीं बैठा जो इनको रिलीफ दे रहा है। आप यकीन करें, राजा परवेज़ अशरफ का केस रेंटल पावर का जो एक केस में वो अभी बरी हुए हैं। हाँ, क्या रेंटल पावर का किस्सा जो है वो हकीकत नहीं है? इट्स ए रियलिटी। लेकिन आपका निज़ाम ऐसा है कि आप नहीं, वो सारे मिले हुए हैं। यहाँ आज अगर कोई करप्शन के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाए और कहे जी मैं करप्शन ख़त्म करूँगा, ही विल बी सिंगल्ड आउट, वो अकेला ख्वार हो जाएगा यहाँ पे। उसको क्योंकि आपने पिछले 10-12 साल में मेरिट पे लोग नहीं बिठाए अंदर, वो बैठे हैं पर्सनल लॉयल्टीज़ की बुनियाद पे और वो चलने नहीं देंगे। आप यहाँ इमरान खान की पार्टी का हाल देख लें। जहांगीर तरीन जी, जब चीनी का मसला आया और यहाँ पे ये शुगर स्कैंडल हुआ, शोर मचा, ऑपोजिशन में लोगों की चीनी की फैक्ट्रियाँ, उनके कारखाने पेशवा लोगों के, बड़े बड़े लोगों के, लेकिन वो सारा फोकस था कि जनाब खुसरो बख्तियार और ये जहांगीर तरीन, इनको पकड़े जी, ये इंग्लैंड क्यों भाग गया है, इसको भगा दिया गया है। वो उस वक्त इंग्लैंड गया, एक भी आदमी उसको सी ऑफ करने वाला नहीं था जिस दिन इंग्लैंड गया। जिस दिन करप्शन का इल्ज़ाम लगा और आपने अदालत में उसको भेजा, 40 आदमी तो इमरान खान की अपनी पार्टी से निकल आए, फूल की पत्तियां फेंक रहे हैं उसके ऊपर। वो अदालत जा रहा है अपनी सफाई पेश करने के लिए, ये फूल की पत्तियां फेंक रहे हैं। सो बात यह है कि करप्ट आदमी के लिए सिंपथीज बहुत ज़्यादा है। तो जनरल साहब, फिर सवाल ये है कि इमरान खान साहब को 2023 में लोग क्यों वोट दें? नहीं देना चाहिए लोगों को वोट। मैं ये कह रहा हूँ, आप क्यों आना चाहते हैं? यही करना चाहते हैं आप जो आपने अब किया? क्या देखें, बात यह है, उसके पास हो सकता है कोई रीज़न हो, लेकिन आज भी मिसाल के तौर पे उन्होंने जाके पिछले दिनों ये मंडी बहाउद्दीन में किया जलसा जी, उधर भी जाके वही नारे लगाए कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। और मौलाना फजल रहमान को मौलाना डीजल का, भाई आपने कौन सा केस किया मौलाना साहब के खिलाफ? 3.5 साल में जब आपके पल्ले है कुछ नहीं, आप अचीव कुछ नहीं कर सके, तो कम से कम जो इस पीरियड में अचीव किया उसकी बात कर ले वहां पे जाके। वो तो ना रोना रोए जो आप कर नहीं सके। सही है। वहां अगर आपने अच्छा, ये एहतसाब छेड़नी बन गया इस हुकूमत का? अब लोग चिढ़ नहीं रहे इस लफ्ज़ से, छोड़ूंगा नहीं से। बात यह है कि ये सारे छूट जाएंगे तो चिढ़ेंगे ना, फिर उसके बाद यही होगा कि जी ये झूठे थे। यानी जो जुमला इमरान खान साहब की स्ट्रेंथ बन एक था ज़माने में, यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं, अब वही जुमला उनके बनेगा, मसला बनेगा। लेकिन हालात ये हैं कि आपकी टीटीज निकल रही हैं, आपके फेक अकाउंट्स बेशुमार निकल, उसके बावजूद आपकी इतनी जुर्रत है कि आप खड़े होकर कहते हैं जी कोई केस साबित नहीं हुआ, कुछ नहीं जी, मैंने किए कुछ नहीं। तो ये यानी वो कह इसलिए रहे हैं कि उनको 200% यकीन है कि कन्विक्शन हो ही नहीं सकती है। सही, दैट इज द रीजन। अच्छा साबिर शाह साहब, ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा, ये कन्फेशन है इस बात की कि हम नाकाम हो गए अपने मंशूर पर अमल करने में, अपने वादे को वफा करने में। तो जब आप नाकाम हो गए तो फिर आप कैसे क्वालिफाई करते हैं लोगों का एतमाद जीतने में? और फिर 2023 में आप फिर किस वादे के ऊपर आप इलेक्शन लड़ेंगे और फिर कौन सा नया लॉलीपॉप देंगे आप कौम को? देखिए, शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू की मुझे कभी भी समझ नहीं आई, ना मैंने समझने की कोशिश की, क्योंकि ये हर जुमले में कोई एक आध बात ऐसी भी करती हैं जो इमरान खान के खिलाफ जा रही होती है। तो खैर मेरिट पे कर दी, ये किस चक्कर में है मुझे पता नहीं। अगली दफ़ा एमएनए इलेक्ट हो पाते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। सारी पार्टीज इन्होंने फिर ली हैं, पीटीआई की क्या पोजीशन होगी, फॉरेन फंडिंग केस तो नहीं आ जाएगा तब तक उसका फैसला। और दूसरी बात आपने कहा एहतसाब, यार जहांगीर तरीन का एहतसाब कैसे होगा? करोड़ों अरबों रुपया उसने चंदे दिए हुए, पीटीआई को भी दिए हैं, शौकत खानम को भी दिए हुए। इस तरह जितने लोग नैब में गए उनकी जमानतें हुई, भाई या उन्होंने चंदा दिया या उनके दोस्तों ने बहुत बहुत बड़े चंदे दिए हुए हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज जब चंदे लेती हैं तो ये नहीं देखती कि देने वाला कौन है, उसकी नेशनैलिटी भी नहीं देखते, उसका किरदार भी नहीं देखते। और जाहिर है शरीफ आदमी जिसकी रोटी पूरी नहीं होती उसने क्या चंदा देना है यार, वो तो खुद बेचारा खैरात और ज़कात के इंतजार में बैठा होता है। इट इज ऑल रिवॉल्विंग अराउंड मनी, चंदा, चैरिटी।
ये सारा बिजनेस ये है, चैरिटी। तो शाह साहब फिर ये इमरान खान साहब समझौता करके, जैसे वो शहबाज शरीफ कहते थे कि सड़कों पे घसीटूंगा, घसीटना कभी भी नहीं था, उन्होंने सिर्फ लोगों के सामने घसीटना था। तो इमरान खान भी छोड़ूंगा नहीं, लेकिन उन्होंने असल में छोड़ ही देना था इनको। नहीं तो दे तो दिए लोगों ने एक दफा वोट उनकी बात सुन के। अब ये ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोट्स पे रिलाई कर सकते हैं। यहाँ तो पंजाब में तो जेल में रखिए, मैं बड़ी नफरत करता हूँ मुस्लिम लीग नून से, पंजाब में तो वो स्वीप कर जाएगी, ये जेल में रखिए आप। और पंजाब के वोटों से वजीर आजम बनता है। नवाज शरीफ बने ना बने, इजाजत मिले ना मिले, मरियम की जमानत हो ना हो, भाई बंदा उन्हीं का आएगा फिर, अगर इसी तरह चला सिलसिला तो। और दूसरी बात है, हम अभी यानी कि एक शीशे से चीजें देख रहे हैं, दूसरे शीशे पे देखिए कि जो कुछ यूक्रेन में हुआ है, जो कोई रशिया यूक्रेन का तनाज़ा है, जिस तरह वेस्ट और अमेरिका सरगर्म है और आप पे भी प्रेशर आ रहा है। मेरा ख्याल है कि यूक्रेन से ज्यादा पाकिस्तान पिसेगा सारे प्रोसेस के अंदर, और वो भी कोई ना कोई खबरें आपको 2-4 दिन में मिलेंगी। मोहित पीरजादा को तो उन्होंने बुला के क्या दिया ना, मत आओ यहाँ, मोहित यूसुफ को लंदन मत आओ। ये इससे ज्यादा और क्या बेइज्जती हो सकती है, बहुत सैंक्शंस लग सकती हैं। अभी उन्होंने आपको ऑलिव ब्रांच दी है, अभी आपको ग्रे लिस्ट में रखा है फैटिफ की। यू नेवर नो व्हेन यू गो इनटू अ ब्लैक लिस्ट। अब क्या दिखाएंगे मुंह प्यूटन को अगर उसके खिलाफ बयान देना पड़ा तो, बताएं मुझे। और अगर अमेरिका यूरोप की बात नहीं सुनते फिर उनको क्या मुंह दिखाएंगे। सारी प्रॉब्लम, सारी नाकामी नैब पे डालेंगे, अदालतें फैसला नहीं करती, प्रोसिक्यूटर ठीक नहीं है। अब भाई आप क्या करते रहे, क्या किया आपने? जी एजाजुल हक साहब, मैं आपकी बात पे यकीन करूं, गिनी चुनी खामियां है ना इस निजाम के अंदर, ये कोई इतना। साबिर शाह साहब की बात बहुत ही मुझे पसंद आई और अच्छी बात की उन्होंने, और नाकामियां हैं, लेकिन मसला ये है कि ये सारी जो कहानियां हैं वो सिर्फ इस वजह से चंद एक केसेस जो है ना वो आदमी उस पर पहुंच चुके। मुझे नहीं पता कि फैसला आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन माजी को थोड़ा सा देख लें। साबिर शाह साहब को तो मुझसे ज़्यादा इल्म है, मेरे भाई भी हैं, कि 2007 नवंबर में क्या हुआ था। कॉन्डोलीसा राइस रात 2 बजे क्यों उठ रही थी, परवेज मुशर्रफ साहब क्यों मजबूर हो गए थे अबू धाबी जाकर बातचीत करने के लिए, और फिर चौधरी बरदरान ने अपने बक्से क्यों बांध दिए थे एनआरओ कैसे हो गया जाने के लिए, जो आखिरी मोमेंट पे उनको खोलने पड़ गए। वो ही रिपीट है। आज इमरान खान साहब खड़े होकर कह दें, मैं नहीं कहता इमरान खान साहब या कोई और कह दे कि हाँ भी जाओ तुम्हारे केसेस जो है वो माफ हो गए, ये सारी फूक निकल जाएगी इस गुब्बारे में से, और कहेंगे जी टेन्योर भी पूरा करने दें और आइंदा जब इलेक्शन आएंगे तो हम देखेंगे क्या करेंगे। तो ऐसे केसेस, मजबूत केसेस हैं, उनको डिले किया जाए। 40 गवाहान जो है वो पेश हो चुके हैं, 4 सफात की जो है वो डिटेल्स वहां पर पहुंची हुई है। ये बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे हुदैबिया के अंदर हुआ था। अगर आपको मालूम हो, जरा सा हुदैबिया केस देख लें, उन्होंने टेक्निकल हिच उसने निकाली, लेकिन कहा कि जितने शुआहिद हैं वो 100% सही हैं, टीटियां भी सही हैं, उसके अंदर जो शनाख्ती कार्ड है वो भी सही थे, जिन बंदों ने वो पैसे भेजे वो भी सही, और वो चीजें मौजूद भी हैं। बिल्कुल राइट। नादिया साहब, लास्ट कमेंट आपसे, क्या इमरान खान साहब 2023 के इलेक्शन में अभी तक या उससे पहले अगर इलेक्शन होता है, क्या वो एहतसाब में नाकामी का लोगों के सामने जवाज रखेंगे, कमजोरियां बताएंगे, अपनी बेबसी बताएंगे, अपनी मजलूमियत बताएंगे, और लोग कहेंगे नहीं बिल्कुल अब तो इमरान खान आपके साथ है, आपका कोई कसूर नहीं है, या लोग कहेंगे नहीं भाई आप बैठे क्यों रहे पर 3.5 साल तक पावर में, अगर आप इतने मजलूम थे और बेबस थे तो आप बाहर निकल आते सड़कों पर, बताते कि मुझे इस निजाम को तब्दील करने के लिए कोई और प्लान बी पे जाना पड़ेगा। नहीं, मैं अभी बात हम थोड़ी सी जाती कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारी नाकामियां जरूर इमरान खान की एक्शन में आई हैं, लेकिन एक स्टेटस को के खिलाफ अगर एक जंग है या उन्होंने सबने जंग बुलाया था तो वो इतना आसान नहीं था, और वो इतना आसान हो भी नहीं सकता था। और ये मेरा ख्याल है कि बड़े बड़े नारे और बड़े बड़े दावे तो यकीनन खान साहब ने किया, और उनकी ख्वाहिश, उनकी चाहत तो आज भी हो सकती है, लेकिन स्टेटस को के आगे वो बहुत हद तक मजबूत है, और मजबूत उनकी जगह एक आप भी होते तो आप भी हो जाते अगर आप सब वादे कर इख्तियार में आए हो। बहुत बहुत शुक्रिया नादिया मिर्जा साहिबा, एजाजुल हक साहब, साबिर शाह साहब और जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब हमारे साथ थे। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, और अगले हफ्ते तक उम्मीद है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के सिलसिले में रिक्विजिशन जमा हो जाएगी और कौमी असम्बली का इजलास कम अज़ कम ज़रूर ऑपोजिशन बुला लेगी। देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।